सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों को पढ़ना होगा कोहेसिव डिवाइस, जो कि 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जनरल इंग्लिश में जो पूछा जाता है, अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव डिवाइस से 1 नंबर के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि 2 नंबर का पूछ दे, लेकिन कभी कभी तो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा कि कभी कभी किसी साल पूछा भी नहीं है कोहेसिव डिवाइस से, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना जरूरी नहीं समझ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। और आज के इस वीडियो में हम कोहेसिव डिवाइस को पढ़ाने वाले हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में, विथ लॉजिक एंड ट्रिक। पूरे के पूरे प्रत्येक कोहेसिव डिवाइस से जो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ड है, इसके मतलब को बताऊंगा और फिर एक छोटा छोटा उदाहरण दे करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं छोटे छोटे उदाहरणों से आप पूरा का पूरा बात समझ जाएंगे और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को आप छोड़कर नहीं आएंगे। और आपको जरूरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये वीडियो समझिए तो इस सेशन का मतलब, सेशन का क्या बोले, मतलब डीएलएड एंट्रेंस की जो तैयारी मैं करवा रहा था जनरल इंग्लिश जो पूरे 20 नंबर का, वो जनरल इंग्लिश जो 20 नंबर का है आपका, लगभग मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिया। और ये जो वीडियो है ना, ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद अगर वीडियो देखने को मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर से, या फिर मैं अपने तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये कंसेप्ट वाली वीडियो, दिस इज अ लास्ट वीडियो ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं, बिना बकवास के। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बस आपको समझना है। बहुत ही मज़ेदार तरीका है। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कोहेसिव डिवाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं सशक्त उपकरण। मतलब हिंदी तो आपको सुनने के बाद दिमाग खराब हो गया कि ये सशक्त उपकरण क्या है भाई, ये कौन सा डिवाइस है। तो देखिए, ये किसी मतलब क्या बताऊँ, मैं किसी मशीन के डिवाइस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जबकि हम जो अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो शब्दों से बने वाक्य का जो इस्तेमाल करते हैं, और जिस वाक्य का इस्तेमाल करके मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हीं शब्दों में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे शब्द है जिसको हम लोग कोहेसिव डिवाइस कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, उसमें कंजक्शन जो वर्ड आता है ना, उसमें देखिएगा एंड और बट जो होता है ना, ये 2-3 ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। और कंजक्शन का काम क्या होता है, माने 2 वाक्यों को जोड़ना। तो कहेंगे कि सर इसका मतलब कि ये कंजक्शन है। देखिए, कंजक्शन की तरह है लेकिन कंजक्शन नहीं है। देखिए, कंजक्शन में और कोहेसिव डिवाइस में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। कंजक्शन जो होता है ना, वो कनेक्टर की तरह होता है, यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन कोहेसिव डिवाइस में मिलने वाले जितने भी ये वर्ड जो देख रहे हैं ना, ये वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ शब्दों को भी जोड़ने का काम करता है। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, कंजक्शन और कोहेसिव डिवाइस में अंतर क्या है। कंजक्शन जिसको कहते हैं कनेक्टर, यानी जोड़ने वाला, यानी एक ऐसा शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, उसे हम लोग कंजक्शन या कनेक्टर कहते हैं। और ये कंजक्शन और कनेक्टर की तरह भी काम करता है। मतलब कोहेसिव डिवाइस में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ये शब्दों को जोड़ने के साथ साथ वाक्यों को भी जोड़ता है, और वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ शब्दों को भी जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड कोहेसिव डिवाइस। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन, माने किस किस प्रकार के वर्ड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है पहला कंपैरिजन। हालांकि पूरे 10 किस्म के कोहेसिव डिवाइस में मिलने वाले वर्ड और किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, कंपैरिजन जिसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक। देखिए, इसमें जितने भी तुलनात्मक वर्ड आते हैं ना, या तुलनात्मक वाक्य आते हैं ना, उसमें ये सब वर्ड यूज होते हैं। जैसे कि तुम जा रहे हो, मैं भी जाऊँगा, ठीक है ना। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा, यानी मैं आपसे तुलना कर रहा हूँ। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा, ठीक है ना। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं भी। तो देखिएगा, यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या होगा, विल गो दिया रहेगा और डैश डैश, यानी खाली जगह रहेगा जिसमें आपको कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड जो वर्ड दिए रहेंगे उसमें भरना होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कोहेसिव डिवाइस को मैं आप लोगों को क्यों बोला था कि मैं क्या फ़ायदा नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोग कमेंट कर दिए तो मैं पढ़ा दिया। देखिए, कोहेसिव डिवाइस कि जितने भी ये वर्ड है ना, इसको यूज़ करने के लिए आपको सेंटेंस पर पकड़ होना चाहिए, आपका लिटरेचर अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश पर अच्छा पकड़ होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को समझिएगा नहीं, तब तक इसमें कौन सा कंपैरिजन वर्ड कोहेसिव डिवाइस से बनने वाले जो शब्द है, ये कौन सा शब्द इसमें भरेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आई विल गो, मैं जाऊँगा, इसके पहले ऑल्सो लगाना है,
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो इट्स मीन डैट कि आपको इंग्लिश पर पकड़ होनी चाहिए। तो खैर नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको इंग्लिश पर पकड़ है तो कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर नहीं भी पकड़ है तो भी नहीं दिक्कत होगी, जो मैं समझा रहा हूँ समझिएगा ध्यान से। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो छोड़कर भागने की जरूरत नहीं। अगर मोटा मोटी समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बना कर आ जाएंगे, मतलब ट्रिक से पकड़ लेंगे। देखिएगा, कंपैरिजन में, तुलनात्मक में मैं भी जाऊंगा, अगर तुम जा रहे हो ना तो मैं भी जाऊंगा, यानी कि तुमसे मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर तुम ही जा रहे हो तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो आई ऑल्सो विल गो। अच्छा देखिए, समान रूप से, कभी कभी समान रूप से भी वर्ड को यूज किया जाता है, इक्वली, ये भी क्या है, कंपैरिजन वर्ड है, कंपैरिजन वर्ड। जैसे कि मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी जो पैसा बांटा जाएगा ना ये समान रूप से बांटा जाएगा। समान रूप से बांटा जाएगा मतलब यहाँ पर तुलना किया जा रहा है कि नहीं, माने ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा और किसी को कम, मतलब यहाँ पर तुलनात्मक वाक्य आ रहा है कि नहीं, कि पैसा जो बांटा जाएगा वो सभी को समान रूप से बांटा जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी से तुलना भी किया जाएगा तो मालूम चलेगा कि सबको बराबर बराबर मिला है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखिए सिमिलरली, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको हिंट्स क्या मिल रहा है, आपको फायदा क्या मिल रहा है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कारण क्या है कि मैं आपको बता सकूं कि इन ऑल्सो इक्वली सिमिलरली लाइकवाइज कंपेयर्ड विथ, इसका मतलब क्या होता है, ताकि इस मतलब के तहत आप दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को आप खाली छोड़ करके नहीं आएंगे, आप भर करके आएंगे। सुनिएगा ध्यान से, सिमिलरली मतलब होता है इसी तरह या ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना। अब इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अरे यार जैसे मैं कर रहा हूं ना ठीक उसी प्रकार तुम भी कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही ठीक उसी प्रकार तुम भी बोल रहे हो, यानी कि जस्ट एज आई एम स्पीकिंग। अच्छा देखिए, कभी कभी तो इस सिमिलरली की जगह पर इन द सेम वे भी आ जाएगा, इन द सेम वे, इन द सेम वे, ठीक इसी उसी प्रकार और सिमिलरली। तो देखिए इन द सेम वे कहिए चाहे सिमिलरली, ये भी कंपैरिजन वर्ड में इन द सेम वे भी आता है, तो सुनिएगा, या सेम सेम भी आता है, सुनिएगा ध्यान से। जिस तरह मैं बोल रहा हूं, जस्ट एज आई एम स्पीकिंग, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, सिमिलरली यू आर स्पीकिंग, ठीक उसी प्रकार तुम भी बोल रहे हो, तो सिमिलरली वहां पर लगेगा, यानी यहां पर भी कंपैरिजन वाली बात आ गई कि नहीं, कि मैंने जैसे जिस तरह मैं बोला ना उसी तरह तुम भी बोल रहे हो, यानी ठीक उसी प्रकार तुम बोल रहे हो, या इन द सेम वे यू आर स्पीकिंग, या सेम सेम यू आर स्पीकिंग। देखिए इंग्लिश में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लोग समझिएगा, जैसे कि विच टाइप ऑफ आई एम स्पीकिंग, या जस्ट एज आई एम स्पीकिंग, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, या लाइकवाइज आई एम स्पीकिंग, इन द सेम वे यू आर स्पीकिंग, या सिमिलरली यू आर स्पीकिंग, या सेम सेम यू आर स्पीकिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंपैरिजन वाली बात आ गई कि नहीं। अच्छा लाइकवाइज, वैसे ही देख रहे हैं ना, लाइकवाइज मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला, जिस तरह जस्ट एज आई एम स्पीकिंग, जिस तरह मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, लाइकवाइज यू आर स्पीकिंग, वैसे ही तुम बोल रहे हो, तो लाइकवाइज। अच्छा ये भी हमको कहना है, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी हो, यानी आई एम, यू आर लाइकवाइज मी, यानी तुम मेरे जैसे हो। सपोज अगर कोई सलमान खान की तरह दिख रहा है तो हम लोग कैसे कहेंगे, कहेंगे क्या कि अरे यार यू आर लुकिंग लाइकवाइज सलमान खान, यानी बिल्कुल तुम सलमान खान की तरह दिख रहे हो। अच्छा कोई शाहरुख खान की तरह भी दिखता है, बड़ा बड़ा बाल और बिल्कुल शाहरुख खान की तरह, तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं कि अरे यार दैट पर्सन इज लुकिंग लाइकवाइज शाहरुख खान। तो लाइकवाइज का इस्तेमाल समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखिए अगर मैं सेंटेंस को इधर लिखता उदाहरण के तौर पर तो थोड़ा जगह भी लेता और समय भी ज़्यादा लग जाता। हालांकि ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस आप इसको अगर समझ जाते हैं ना इशारे इशारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोहेसिव डिवाइस से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा। सुनिएगा ध्यान से, लाइकवाइज का मतलब समझे कि नहीं समझे, यानी कि अरे यार तुम तो मतलब सलमान खान की तरह दिख रहे हो, तो यू आर लुकिंग लाइकवाइज सलमान खान, है ना। अच्छा कभी कभी मतलब यहाँ पर देखिएगा तुलनात्मक शब्द में कंपेयर्ड विथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपकी तुलना में अच्छा हूँ, आई एम बेटर कंपेयर्ड विथ यू, यानी कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, ठीक है ना। यानी मैं कंपेरिजन अगर करूँ, अगर लोग हमारे और तुम्हारे की कंपेरिजन करें तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुमसे खूबसूरत हूँ, तुमसे चालाक हूँ, तुमसे होशियार हूँ, समझदार हूँ। तो कंपेयर्ड विथ भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा एक बात कीजिए, यहाँ एक बात सुनिएगा, देखिए अब यहाँ पर जो है ना एडिशन वाला, ये जोड़ने वाला काम करता है, किसी भी वाक्य को जोड़ने का काम करता है। मैंने बोला था ना कि ये वाक्य को जोड़ने के साथ साथ शब्दों को जोड़ता है और शब्दों को जोड़ने के साथ साथ वाक्य को भी जोड़ता है। सुनिएगा एंड का इस्तेमाल, जैसे कि यू एंड मी आर गोइंग, हम और तुम, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, एडिशन वाला काम हो रहा है कि नहीं। यू एंड मी दो सब्जेक्ट को भी जोड़ रहा है, अगर दो वाक्यों को भी जोड़ना है तो बोलना है कि योर फादर वाज स्पीकिंग एंड योर मदर वाज ऑल्सो स्पीकिंग। देख रहा है ना, यानी कि तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे, लेकिन एंड और योर मदर वाज स्पीकिंग, तुम्हारे माता भी बोल रही थी। तो एंड बीच में आ रहा है कि नहीं, यानी कि योर फादर वाज स्पीकिंग, तुम्हारे तो पिताजी बोल रहे थे,
एंड योर मदर वाज स्पीकिंग ऑल्सो, तुम्हारी माँ भी बोल रही थी, ठीक है ना। तो एंड दो वाक्यों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अच्छा ऑल्सो, ऑल्सो फिर ये क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन में भी ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है और जोड़ने को भी, तुम जा रहे हो मैं भी जाऊंगा। तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा फर्दर मोर का देखिएगा, फर्दर मोर का आगे होता है या इसके अलावा, देखिए मतलब फर्दर जानकारी देने के लिए, जैसे कि हम मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी सब्जी के बारे में, अदरक लहसुन प्याज कुछ भी बोल रहा है, तो फर्दर मोर जैसे अधिक आगे की जानकारी जो देने की बात आती है ना, वहाँ पर फर्दर मोर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसके अलावा और कुछ भी, जैसे अदरक लहसुन प्याज तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन कुछ और भी सब्जियों में आते हैं जिसको फर्दर मोर के तौर पर आगे लिखा जाता है, तो वहाँ पर फर्दर मोर का इस्तेमाल होगा। अच्छा टू का आप सुने होंगे, टू तो बड़ा प्रसिद्ध है जी। जैसे कि अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि आई लव यू, तो आप क्या बोलते हैं, आई लव यू टू, तो आप टू का इस्तेमाल बोलते हैं कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि जब वो बोली तो आप भी जोड़ करके कुछ बोल रहे हैं, यानी कि उसके शब्दों को इस्तेमाल तो बिल्कुल ज्यों कहते हैं कर रहे हैं, उसके वाक्यों का ज्यों कहते हैं इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ टू जोड़ करके आप क्या कर रहे हैं, एडिशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी जुड़ाव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचिए अगर मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको बोल रही है कि आई लव यू, तो आप क्या कहते हैं, आई लव यू टू, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यानी कि टू भी या बहुत सारा भी के भी अर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एडिशन क्या करता है, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्प्लिफिकेशन की बात करें, यानी जो उदाहरण दे करके जो बात किया जाता है, जैसे कि मैं बोलूं कि इफ़ यू टॉक अबाउट लीडर, ठीक है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट लीडर्स, यानी अगर नेताओं की बात करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट लीडर्स, अगर नेताओं की बात करें फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ठीक है ना, या फिर जो भी नेताएं हैं, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी, मतलब जो भी हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दे करके लीडर्स जैसे लिखते हैं, लीडर्स जैसे लिखते हैं, तो जैसे ही हम लोग को मतलब एग्जाम्पल देना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोलोन ना दे करके या सेमी कोलोन ना दे करके फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना, या सपोज मान लीजिए कि कोई भी मतलब लीडर का नाम अगर आप ले लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसके पहले लिखते हैं, यानी लीडर लिखते हैं और लीडर के बाद क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और इन लीडर का नाम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस भी फॉर एग्जाम्पल की तरह ही काम आता है। फॉर एग्जाम्पल ना दे करके आपको ऑप्शन में फॉर इंस्टेंस दिया रहेगा और उदाहरण में कुछ दिया रहेगा, तो आपको फॉर इंस्टेंस भी आपको क्या करना है, लिख देना है। अच्छा सच एज मतलब जैसे कि अगर आपको बोलना है कि फ्रूट में, जैसे अगर फल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रूट्स सच एज ग्रेप, बनानास, एप्पल, ये दीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, ये सभी क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या है, बहुत ही लाभदायक है। तो सच एज बोल करके आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सच एज मतलब जैसे कि, यानी उदाहरण के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एग्जाम्प्लिफिकेशन के तौर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए नेमली, जैसे नेमली भी एग्जाम्पल के तौर पर आ रहा है, यानी एग्जाम्प्लिफिकेशन यानी उदाहरण के तौर पर आ रहा है, उदाहरण के तौर पर आ रहा है। कैसे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम कॉलिंग दोज स्टूडेंट, मैं उन विद्यार्थियों को बुलाने जा रहा हूँ, वो सब विद्यार्थियों को बुला रहा हूँ, नेमली जिनका नाम है, ठीक है ना। या ऐसे भी आप कह सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट आपको मतलब आपके साथ मेहनत करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आई एम टॉकिंग टू दोज स्टूडेंट, दोज आर वेरी इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, मैं उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस क्लास में बहुत तेज हैं, नेमली जिनका नाम है। तो नेमली से क्या हो रहा है, उदाहरण निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एग्जाम्प्लिफिकेशन के तौर पर आ रहा है कि नहीं। तो नेमली भी एक ऐसा कोहेसिव डिवाइस है जो क्या कर रहा है, उदाहरण को पेश कर रहा है। जैसे कि नेमली राहुल, ब्रजेश, है ना, सोनू, मोनू, टोनू, जो भी है, मतलब उसका अगर नाम दे रहा है ना, 4-5 बच्चे का नाम दे रहे हैं, तो नेमली करके और 4-5 बच्चे का नाम हम लोग दे देते हैं। अब आइए बात करते हैं सीक्वेंसिंग वाला। अच्छा देखिए सीक्वेंसिंग में क्या होता है ना, एक क्रम देखा जाता है, क्रम, सीक्वेंसिंग में क्रम देखा जाता है। तो कोहेसिव डिवाइस में क्रम वाली जो वर्ड आते हैं ना, वो होता है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, नेक्स्ट, आफ्टर, देन, फाइनली। देखिएगा इसमें क्रम दिखेगा, जैसे कि सबसे पहले आप जाइए तब मैं जाऊँगा, यानी फर्स्ट यू गो देन आफ्टर आई विल गो। तो फर्स्ट भी क्या आता है, फर्स्ट भी क्या आता है, ये सीक्वेंसिंग में आता है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूँगा, फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल यू, फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल यू, इट्स मीन दैट कि फर्स्टली इज
ठीक है ना, अ कोहेसिव डिवाइस वर्ड। अगर ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो वहाँ पर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग फर्स्टली लगाओगे, ठीक है ना। तो क्या लगाओगे, फर्स्टली लगाओगे, और फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलने के लिए बुलाऊंगा। सेकेंडली आई वुड लाइक टू कॉल राहुल, मैं राहुल को दूसरे नंबर पर बुलाऊंगा। एंड थर्डली आई वुड लाइक टू कॉल ब्रजेश, मैं ब्रजेश को बुलाऊंगा। समझ रहे ना। अच्छा, एंड द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो नेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट में भी क्या हो रहा है, सीक्वेंस दिख रहा है कि नहीं, यानी फर्स्ट बुलाया, सेकंड बुलाया, थर्ड बुलाया और नेक्स्ट को भी बुला दिया। नेक्स्ट मैंने फोर्थ नहीं बोला, मैं फोर्थ भी बोल सकता था, फिफ्थ भी बोल सकता, लेकिन मैंने नेक्स्ट बोला। अब नेक्स्ट कर करके बोला रहा हूँ। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रोहन, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर रोहित, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सोहन, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल हनीप्रीत। समझ रहे हैं ना मतलब जो भी है। अच्छा, आफ्टर भी आता है एक सीक्वेंसिंग के तौर पर। कैसे आएगा भाई, तो देखिएगा, आई विल गो आफ्टर यू, आई विल गो, मैं जाऊंगा आफ्टर यू यानी आपके बाद। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस दिख रहा है कि नहीं, क्रम दिख रहा है कि नहीं, पहले आप जाइए उसके बाद से मैं जाऊंगा। अच्छा, देन का भी, देन का मतलब होता है तब, इसका भी देखिए सीक्वेंसिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप कहेंगे अगर आप इस बात को अगर समझ जाते हैं तब मैं अगला भी बात कहूँगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस मैटर देन आफ्टर आई विल क्या बोले, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब बात को इस बात को अगर जो मैं बात अभी समझा रहा हूँ, सपोज मान लीजिए कि अभी जो मैं कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड जो भी सीक्वेंसिंग वाली वर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये समझ जाते हैं ना तो मैं पांचवा जो है ना रिजल्ट से रिलेटेड कोहेसिव डिवाइस से बनने वाले वर्ड को मैं समझाऊंगा। इसका मतलब कि पहले ये आप समझ जाइए तब मैं आगे समझाऊंगा। तो तब भी क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस दिखा रहा है कि नहीं, कि पहले सीक्वेंसिंग वाला समझ जाइए तब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं रिजल्ट वाला जो है ना कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड बनने वाले वर्ड को मैं आपको बताऊंगा। कब, जब आप ये समझ जाएंगे तब। तो देख रहा है ना, वीडियो में भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देन का मतलब क्या समझे, तब, और तब का यूज कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप समझ जाए तब मैं आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर देन का मतलब तब। अब सुनिए अगला जो है ना वो है फाइनली। अच्छा, फाइनली का इस्तेमाल सीक्वेंस में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, कुल मिला जुला कर, जिससे कहने का मतलब कि सभी लोग बोल लिए। अब कुल मिला जुला करके लास्ट में मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ, फाइनली आई एम कॉलिंग दैट पर्सन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड गुड परफॉर्मर फॉर हेयर। समझ रहे ना, यानी कि अब कुल मिला जुला करके, या ये भी बात समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर भी इस तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप बहुत सारा हमारे सामने बातों को रखें और अंत में हम कह रहे हैं कि ओ, यानी कुल मिला जुला करके आप कहना चाहते हैं कि मतलब 10,000 रुपया हम आपको दे दें, यही ना। तो फाइनली यू वांट टू से डैट कि हम आपको 10,000 रुपये दे दें, यही ना आप कहना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला करके सीक्वेंस क्या हुआ, यानी कि आपकी बातों से मुझे समझ में आया कुल मिला जुला करके कि मैं आपको 10,000 रुपया दे दूँ, यही ना मतलब आया। तो फाइनली का मतलब क्या हो गया, कुल मिला जुला करके। तो ये भी सीक्वेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सुनिए, अब जो है ना अगला 5 नंबर वो है रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम, माने एक नहीं होता है कि बातों से एक परिणाम निकल करके आता है। जैसे कि जब आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते होंगे या कोई किसी से बात करते होंगे तो आप कहते हैं कि देखो ना एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं सिवान गया था या पटना गया था या रोहतास गया था या मुंगेर गया था या कहीं भी, मतलब किसी भी ज़िले का नाम ले लीजिए या किसी भी जगह का नाम ले लीजिए। आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर गया था ना यार, मैं यहाँ पर गया था ना, इसीलिए हमारा मतलब जो है ना ये लॉस चला गया, इसीलिए मतलब मैं गया था। तो जाने के बाद आप क्या रिजल्ट बताते हैं, मैं गया था इसीलिए, ठीक है ना, मैं इस वीडियो को देखा इसीलिए मुझे कोहेसिव डिवाइस समझ में आ गया। यानी कि व्हेन आई वॉच्ड दिस वीडियो ऑफ कोहेसिव डिवाइस देन आई, ठीक है ना, गॉट मार्क्स इन डीएलएड, यानी कि तभी जा करके मैंने डीएलएड में मार्क्स पाया। क्या चीज़, जब मैंने इस मतलब एबाज सर की वीडियो को मैंने जब देखा ना, इसीलिए मेरा ये जो है ना कोहेसिव डिवाइस क्लियर हो गया। तो यानी कि एबाज सर की वीडियो देखने के बाद अगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, किस वाक्य को इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे क्या आपके वीडियो देखे तभी जा करके हमको समझ में आया। यानी देन आफ्टर का भी रिजल्ट का, देन आफ्टर का भी देख लीजिए, देन आफ्टर का भी तब जाकर भी क्या है रिजल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, या इसीलिए, समझ रहे ना, इसलिए हमको समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसलिए ये हो गया सो का मतलब इसलिए। अच्छा, कभी कभी देयरफॉर का भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है,
जैसे कि हम लोग आवेदन जब लिखते हैं ना, तो हम लोग अपनी सारी बातें रख देते हैं कि हमारे घर में शादी पड़ा है, विवाह पड़ा है, जिसके कारण सर मैं मतलब प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं या हेडमास्टर के पास जब आप लिखते हैं, इंग्लिश में हेडमास्टर कहते हैं, तो जब हम लोग आप लोग या कोई भी जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लोग सारी बातें ऊपर लिखते हैं ना, कि जैसे कि 4-5 दिन के लिए मैं इस काम में बिजी हूँ, या मेरे बहन का शादी है या मेरे भाई का शादी है, तो हम लोग सारी बातें ऊपर समझा देते हैं और लास्ट में लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू डैट कि गिव मी, ठीक है ना, 4 days, समझ रहे ना, लीव फॉर मी, यानी कि आप हमको जो है ना 4 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। तो देयरफॉर का इस्तेमाल कब करते हैं? क्योंकि जब हम अपनी पूरी बातों को समझा देते हैं तो परिणाम स्वरूप यही बताना चाहते हैं देयरफॉर। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सर कि ऊपर की तो बातें आप समझ गए, मोटा मोटी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि मैं क्यों 4 दिन अब्सेंट रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे यही करजोरी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस छुट्टी को आप जो है ना एक्सेप्ट कीजिए और मुझे छुट्टी देने की कृपा प्रदान कीजिए। तो वहाँ पर भी देयरफॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एज ए रिजल्ट का मतलब नतीजतन या परिणाम स्वरूप। देखिए यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है ना एज ए रिजल्ट का इस्तेमाल, ये भी रिजल्ट के तौर पर होता है। एज ए रिजल्ट अगर मतलब मैंने तो उसको बहुत कुछ बोल दिया, अरे जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया, लेकिन एज ए रिजल्ट नतीजतन या परिणाम स्वरूप यही हुआ कि वो एक शब्द भी नहीं बोला, तो यहाँ पर भी एज ए रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कभी कभी 10 का भी, ठीक है ना, मतलब जिस तरीके से सिमिलरली का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार 10 का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, चूँकि रिजल्ट में भी इसका परिणाम निकल करके आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया, ठीक है ना, या सब कुछ समझा दिया, इस प्रकार अब हम बुलाना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 10 आई वुड लाइक टू कॉल, ठीक है ना, इस प्रकार मैं अब बुलाना चाहूँगा, मतलब इसी शब्द से रिलेटेड एक ऐसे व्यक्ति को जो इस शब्द के बारे में कुछ और भी बताएंगे, तो 10 का प्रयोग वहाँ पर भी हो जाता है। अच्छा, बिकॉज का क्योंकि, ठीक है, जैसे क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो। एक्चुअली क्या ना, तुम जा रहे हो मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम जा रहे हो, तो मैं जब जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो तुम नहीं जा रहे हो, अगर तुम जा रहे हो तो क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर कोई पूछ रहा है तुम क्यों नहीं जा रहे हो जी, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि वह जा रहा है, तो बिकॉज, यानी परिणाम हम क्या दिखा रहा है, परिणाम यही दिखा रहा है कि जब वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, ठीक है ना, जब वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं, इसका मतलब कि मैं परिणाम दिखा रहा हूं कि जब वो जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब कि वो जा रहा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। ये डायरेक्ट क्या है, बिकॉज से रिलेटेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वह जा रहा है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव डिवाइस से रिलेटेड 5 ही समझाने की कोशिश किया। अब इसके बाद जो है ना ये मिटा करके मैं 5 और समझाऊंगा और 5 अलग अलग प्रकार के अलग अलग शब्दों को मैं किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे बात करना चाहता है, अगला जो है वो है 6 नंबर, कॉन्ट्रास्ट कोहेसिव डिवाइस। मतलब बोले तो कॉन्ट्रास्ट में आने वाले कोहेसिव डिवाइस से जितने भी शब्द हैं उसको हम कॉन्ट्रास्ट यानी बोले तो अंतर करने वाले शब्द में रखे हैं। कैसा, तो देखिएगा अंतर में क्या क्या कोहेसिव डिवाइस आता है, यानी कि इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन मतलब होता है के तुलना में। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग वाक्यों के साथ हम लोग जो बातचीत करते हैं उसमें हम लोग किसी से तुलना करते हैं, जैसे कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, यानी तुम्हारे तुलना में कभी भी अच्छा हूँ, या तुम्हारे तुलना में मैं कभी भी पैसे वाला हूँ, तो आई एम मनी वन पर्सन या आई एम रिच वन पर्सन इन कंपेरिजन टू यू, समझ रहे ना, तो आपकी तुलना में इन कंपेरिजन यू या इन कंपेरिजन टू यू, अगर आपके कंपेरिजन की बात करें, अगर मैं आपसे तुलना करूं तो मैं आपकी तुलना में बहुत अच्छा हूं, और किसी भी चीज़ को तुलनात्मक के तौर पर यानी अंतर दिखाने के लिए यहाँ पर अंतर भी दिखाया जा रहा है और तुलना भी किया जा रहा है, तो तुलनात्मक वर्ड में भी मतलब कंपैरिजन वर्ड में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वर्ड में भी हम इसलिए रख करके समझा रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड से भी रिलेटेड आपसे कोहेसिव डिवाइस पूछ लेता है। वहाँ पर इन कंपैरिजन पूछता है और बोलता है कि मैं आपसे मतलब अच्छा हूँ, यानी कि अंतर दिखा रहा हूँ कि माने आप हमसे थोड़ा डाउन है और मैं आपसे थोड़ा सा अप हूँ, यानी कि मैं अच्छा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, इन कंट्रास्ट का मतलब ही होता है के तुलना में, उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल होता है। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले, ठीक है ना, के बदले, लेकिन इंस्टीड ऑफ लगा दे तो के बदले में, यानी कि जब मैं अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज मान के चलिए कि कोहेसिव डिवाइस आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाया और पढ़ाने लगा, तो अगर मैं ये कोहेसिव डिवाइस अच्छा से समझा दूँ, इसके बदले में मुझे आप क्या दोगे, तो व्हाट विल यू गिव इंस्टीड ऑफ इट,
जैसे कि आपने कमेंट किया और कमेंट करके कहा कि सर कोहेसिव डिवाइस पढ़ा दीजिए ना, तो मैं इतना मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये वीडियो मैंने आपके बीच रख दिया, तो आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो कहोगे सर हम आपकी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देंगे, और तो यार सर गुरुदक्षिणा के रूप में हम दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, और बोलिए सर क्या चाहिए? तो हम कहेंगे कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका मतलब कि इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, ठीक है ना, यानी कि आप हमारे और बीच यही अंतर हुआ कि मैं आपके कमेंट के अनुसार आपके बीच मैंने वीडियो ला दिया और आप अंतर दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि सर आपने जो कहा इसके बदले में मैंने ये कर दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफाइंग, यानी कि मतलब थोड़ा सा जो है ना क्वालिफाइंग बोले तो गुणवत्ता से रिलेटेड है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा बट की बात करें, ठीक है ना, बट की बात करें तो मगर, यार तुम तो सफल हो गए मगर मैं नहीं हुआ यार, ठीक है ना, या तुम तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए यार लेकिन मगर मैं नहीं हो पाया यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बट का इस्तेमाल क्वालिफाइंग के तौर पर होता है। और हाउ एवर, अरे देखो क्वालिफाइंग के तौर पर यानी जहाँ पर मैंने अपनी दिखाना है सफलता, क्वालिफाइंग दिखाना है मैंने सफलता दिखाना है, तो यहाँ पर ऐसे भी हाउ एवर का भी इस्तेमाल हो जाता है। कुछ भी हो जैसे भी हो आपको ये करना है, ये चीज़ हासिल करना है, तो भी वहाँ पर हाउ एवर का इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर क्वालिफाइंग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन ये दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं लेकिन इसको छोड़ करके मेरे पास ये अच्छी आदत है, ठीक है ना, ये बुरी आदत को छोड़ करके मेरे पास अच्छी आदत है, यानी हम अपनी क्वालिफिकेशन को दिखा रहे हैं। एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट इट ना, वट एवर यू विल स्पीक आई विल डेफिनेटली डू एक्सेप्ट योर रॉन्ग, ठीक है ना, रॉन्ग वे, यानी आपके गलत मार्गदर्शन को छोड़कर मैं आपके कथनानुसार हर कामों को करने की मैं कोशिश करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू एनीथिंग वट एवर यू आर स्पीकिंग एक्सेप्ट योर रॉन्ग पॉइंट, आपके गलत बातों को छोड़कर मैं सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। अनलेस की बात करें तो होता है जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो अनलेस यू गो, समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर रीफॉर्मुलेशन के तौर पर यानी पुनर्निर्माण के तौर पर इस्तेमाल होता है। इन अदर वेज की बात करें, दूसरे शब्दों में सुनिएगा ध्यान से, ये कैसे इस्तेमाल होता है। जैसा हमको कहना है कि देखो ये जो मैं कोहेसिव डिवाइस पढ़ा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात तो समझिए तो एक ही है ना, मतलब कुछ मिला जुला करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई ऐसा बात समझाऊँ जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि सुनो, एक्चुअली क्या करना है ना कि वीडियो को मतलब जितना हो सके आप हमें प्रमोट कीजिए, और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि इसको पूरा का पूरा शेयर कीजिए। तो शेयर करना भी प्रमोट करने के बराबर होता है और प्रमोट करना भी शेयर करने के बराबर होता है। बात को समझिएगा, अगर आप हमारे वीडियो को बढ़ावा दे रहे हैं, खूब लाइक कर रहे हैं, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि चैनल को आप खुद सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और दूसरे से सब्सक्राइब करवाएं। तो अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करने को कहूं और करवाने को करूं, तो ये दो शब्दों में मैं बयां कर रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से भी लाइक करवाइए, मैं कह रहा हूं, और मैं उसको एक शब्द में, एक संक्षेपण के तौर पर कह रहा हूं, एक शब्द में कि आप हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए। तो प्रमोट करना या दूसरे शब्दों में आप हमारे वीडियो को लाइक करना, ये क्या है, एक तरीका से इन अदर वेज दूसरे शब्दों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नहीं समझा आपने, समझिए फिर से। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इन दोनों बातों को ना कहते हुए एक ही बात कहूँ कि आप हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, क्या हुआ? बात तो वही है, प्रमोट करना। और प्रमोट कैसे होता है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने से होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने से होता है, ठीक है। अब आइए दैट इज टू से का मतलब यानी, यानी ये सब जितना भी बतिया आप सर कह रहे हैं, यानी कि आप चैनल को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं। सपोज मान के चलिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा मैंने मौका मिला है, इसलिए मैं बार बार कह भी रहा हूँ, और वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, हमारी टीम जो है ना, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के जितने भी टीचर महोदय लोग हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो गुरुदक्षिणा के तौर पर तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तहत भी आपसे लाइक करवा रहे हैं, तो मजाक ही मजाक में कर दीजिए। देखिए दैट इज टू से यानी कि हम आपसे कह रहे हैं कि सर सपोज मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए आप जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से भी लाइक करवाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर करवाइएगा। और आप कह रहे हैं कि ओ सर
यानी कुल मिला जुला करके, माने मतलब कुल मिला जुला करके, माने आप यही कहना चाहते हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि चैनल को प्रमोट कीजिए, यही ना आप कहना चाहते हैं। तो यानी कि सर डैट इज टू से यू वांट टू प्रमोट योर चैनल, तो डैट इज टू से का मतलब होता है यानी कुल मिला जुला करके आप यही ना कहना चाहते कि चैनल को प्रमोट करना है। ठीक है सर, हम लोग करेंगे। रैदर का मतलब होता है की अपेक्षा। देखिए पुनर्निर्माण के तौर पर ये भी होता है की अपेक्षा, नो रदर देन यू, यानी आपके अलावा कोई नहीं है, नो रदर देन यू। तो यहाँ पर भी रिफॉर्मुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब आइए हाईलाइटिंग, यानी किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना, जैसे स्पेशली, मैनली, पार्टिकुलरली, ये तीनों को किसी एक, मतलब देखिए ऑब्जेक्टिव जब दिया रहेगा ना तो इसमें से तीनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। तो स्पेशली, मैनली और पार्टिकुलरली ये विशेष रूप से और मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं कोहेसिव डिवाइस में। कैसे होता है भाई? तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मैं मुख्य रूप से ये बात कहना चाहूँगा, यानी मैनली आई वुड लाइक टू स्पीक दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो मैनली माने मुख्य रूप से, ठीक है ना, मुख्य रूप से, या स्पेशली मैं इसी के लिए आया हूँ, ठीक है ना। या विशेष रूप से, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से उस पर ध्यान देना है, पार्टिकुलरली यू नीड टू केयर ऑफ हिम, ठीक है ना। आप उसको पार्टिकुलरली या मैनली या स्पेशली, यानी विशेष रूप से, मुख्य रूप से उस पर ध्यान देना है। ट्रांजिशन की बात करें, जो फैलाने वाला शब्द होता है, ठीक है ना, जैसे कि विथ रेफरेंस टू मतलब के संदर्भ में, मैं आपके संदर्भ में बहुत कुछ बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक, या मैंने किसी के बारे में खूब अच्छा बोल रहा हूँ, सपोज मान के चलिए कि मैंने गांधी जी के संदर्भ में मैंने बहुत कुछ बोल गया, तो आई टोल्ड मैनी थिंग, ठीक है ना, विथ रेफरेंस टू गांधी जी, यानी मैंने गांधी जी के संदर्भ में बहुत चीज़ें बोला। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक कि, जैसे कि जहाँ तक कि मेरा दिमाग जाता है, एज फार एज माई माइंड गोज डैट, ठीक है ना, कि आप जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी हमारे चैनल से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एज फार एज माई माइंड गोज डैट योर रिजल्ट विल गुड, ठीक है ना, आपका रिजल्ट विल बी गुड, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एज फार एज का मतलब होगा जहाँ तक की। अच्छा, यहाँ पर देखिए विथ रिगार्ड टू का मतलब भी के संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो विथ रेफरेंस टू कहिए चाहे विथ रिगार्ड टू कहिए, बट ये इज सेम। अब यहाँ पर एज फार एज का फिर एक बार समझ लीजिए, एज फार एज माई माइंड गोज डैट कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना डीएलएड का, उसमें एज फार एज माई माइंड गोज डैट कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलने वाला है। तो फाइनली इस बात पर इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और होता है यहाँ पर पूरे का पूरा कोहेसिव डिवाइस के अलग अलग प्रकारों को, जो मैंने पूरे के पूरे 10 प्रकार को, और इसमें आने वाले जितने भी कोहेसिव डिवाइस से और जितने भी वर्ड थे, मैंने लगभग आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश किया। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। तो इस बात पर हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।